हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 7 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से सीखा है और हमने 2 फॉर्मूले देखे थे जिसकी हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड ही आज का हमारा ये लेक्चर होगा। आज हम करने जा रहे हैं VSEPR थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि VSEPR थ्योरी है क्या, क्यों जरूरत पड़ी VSEPR थ्योरी देने की, और VSEPR थ्योरी हमें क्या बताती है। तो एक्चुअल में हमने ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन तो क्या करता है। हाइब्रिडाइजेशन तो हमें ये बताता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फॉर एग्जांपल sp है तो उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, वो लीनियर दिखता है। बट ऐसा कब पॉसिबल है, जब ऐसा तब पॉसिबल है जब सेंट्रल मेटल यानी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दोनों सराउंडिंग एटम के पास क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कोई भी एक्स्ट्रा लोन पे प्रेजेंट नहीं हो, एक्स्ट्रा लोन पे प्रेजेंट नहीं हो। तो अगर सेंट्रल एटम से जो सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं सारे सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर नहीं है, तब तो हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं कि भाई इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो। बट अगर वहां पर लोन पेयर आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसी नहीं रहती, यानी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से मॉलिक्यूल क्या होता है, अपनी शेप को, अपनी स्ट्रक्चर को बदल लेता है, थोड़ा डिफरेंट कर लेता है। तो एक्चुअल में ये बात समझाने के लिए कौन आई थी, VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी हमें यही बताती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो उस मॉलिक्यूल की शेप पर, उसकी स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें VSEPR थ्योरी बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VSEPR थ्योरी का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम देखेंगे VSEPR थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिनकी हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन को हम कर पाएंगे और भी ज्यादा बेहतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये थ्योरी किस पे बेस्ड है। ये थ्योरी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच के रिपल्सन को बताती है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि वैलेंस शेल किसको कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि किसी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, 11th क्लास में आपने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल कैसे बनता है, मान के चलिए कि कोई भी एटम है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी, जैसे कि बोरोन है, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होती है। तो बोहर मॉडल कैसे रिप्रेजेंट, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी एटम को, किसी परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले सेंटर में तो उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। फिर उस न्यूक्लियस के चारों तरफ
एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस होती है बोहर मॉडल की कि पहले एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दूसरे एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे ही तीसरे चौथे एनर्जी लेवल की भी कंडीशंस होती हैं। अब देखो, हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हमने क्या किया, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और अब बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने सेकंड शेल में फिलअप कर दी। इनको शेल्स बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं। अब वैलेंस शेल किसको कहेंगे, वो आउटर मोस्ट शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का वो लास्ट शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसे हम आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, अब वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन यानी 2 नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेम चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन चूंकि सेम चार्ज है, तीनों पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने से क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है तो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसी चीज को समझाने के लिए VSEPR थ्योरी लाई गई थी। तो एक्चुअल में VSEPR थ्योरी क्या बताती है कि वैलेंस शेल में, ध्यान से सुनना, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनके बीच में रिपल्सन को बताने वाली थ्योरी ही VSEPR थ्योरी कहलाती है। अब बात आती किसने दी थी, तो ये दी थी सेड्विक एंड पॉवेल ने दी थी 1914 में। VSEPR थ्योरी सेड्विक एंड पॉवेल ने दी थी 1940 में। ठीक है, तो हमने 2 बातें पढ़ ली। एक तो हमने ये पढ़ा कि VSEPR थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो VSEPR थ्योरी हमें यही बताती है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं उनके बीच में रिपल्सन के बारे में VSEPR थ्योरी बताती है। किसने दी थी, तो सेड्विक एंड पॉवेल ने दी थी। कब दी थी, 1940 में दी थी। अब बात आती है पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट मतलब थोड़ी डिटेलिंग कि VSEPR थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो साथ साथ आपको नोट डाउन भी करते चलना है, वीडियो को पूरा देखना और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टुलेट्स। पहली पोस्टुलेट है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends upon the number of valence shell
इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है VSEPR थ्योरी की? तो फर्स्ट पोस्टुलेट पे जाने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आप हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी में दो नाम सुनेंगे, वन इज ज्योमेट्री, अनदर इज शेप। अब ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है? तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी लीनियर यानी एकदम सीधी। बट ज्योमेट्री तो हम निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, बट अगर उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो होती है उसकी शेप। यानी ज्योमेट्री तो हमें बताती है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के और नॉन बॉन्ड पेयर के। मतलब ध्यान से सुनना, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं BeCl2 वाला ही। हम जानते हैं बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यानी बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो तो होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। फिर से सुन लेना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं यानी जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें तो कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में काम नहीं आते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर किसको कहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में काम नहीं आते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम नॉन बॉन्डेड या फिर लोन पेयर यानी अकेला इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दो वर्ड ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री तो क्या है? जो हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन SP है तो कल हमने पढ़ा था ना कि हाइब्रिडाइजेशन अगर SP होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर, यानी मॉलिक्यूल लीनियर होगा। बट अब यहाँ पर ज्योमेट्री तो किसके हिसाब से बताई गई है? बॉन्ड पेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। अब ये सेंट्रल एटम, ये इसके सराउंडिंग एटम, तो शेप क्या मतलब शेप किसको कहते हैं? तो शेप एक्चुअली हमें ये बताती है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो सराउंडिंग एटम है वो उनकी पोजीशन क्या है, यानी वो कैसे कैसे अरेंज्ड है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट ज्योमेट्री को लेकर, शेप को लेकर, हाइब्रिडाइजेशन को लेकर एकदम से क्लियर हो जाएंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। यानी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रही है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप, ध्यान रखना क्या बोला गया है? शेप किस पे डिपेंड करती है? तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड्स करती है द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं ना, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो, यानी चाहे वो बंध बनाने में काम में आने वाले हो चाहे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, है ना, तो उन पर डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप। ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट कहती है the pair of electron in valence shell
रिपेल ईच अदर। वही बात आ गई। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रही है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर tends to occupy position in space that minimum repulsion and maximum distance between them। तो देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रही है? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर tends to occupy the position in space that minimum repulsion and maximum distance between them। सिंपल सी बात है कि VSEPR थ्योरी कह रही है कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता है उनके बीच में रिपल्सन है। अब रिपल्सन किसी को पसंद नहीं है, तो अब कोई नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा करके कोई रहे, सब चाहते हैं कि मिलजुल के रहे। तो जब दो लोगों की नहीं बन रही है तो बेटर है ना कि दोनों थोड़ा दूर दूर रहे। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये दोनों मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि ये स्पेस में, स्पेस मतलब उस एरिया में कुछ इस प्रकार उपस्थित रहे, इस प्रकार अरेंज्ड रहे कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर होंगे तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये दोनों कुछ है दूर है करके, तो बस यही बात है। थर्ड पोस्टुलेट ये कह रही है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं रिपल्सन की वजह से चाहते हैं कि स्पेस में इस प्रकार अरेंज रहे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस हो, और इस वजह से इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, ताकि ये दोनों ही क्या रह सके? अपने अपने एरिया में खुश रह सके। सो हमने अभी तक VSEPR थ्योरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 पोस्टुलेट पढ़ ली हैं। एक लास्ट पोस्टुलेट ये है कि VSEPR थ्योरी क्या कह रही है कि लोन पेयर दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ये है क्या? ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो VSEPR थ्योरी हमें क्या कह रही है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किनके बीच में होता है? दो लोन पेयर्स के बीच में, उससे कम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बना लिए हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर एंड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब हमने पोस्टुलेट देख ली, अब हम देखेंगे कि कैसे ये पोस्टुलेट, कैसे VSEPR थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताने में हेल्प करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो देख लिया है मेरा, तो आप इजीली इन पोस्टुलेट्स को और अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनको इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं शेप्स के बारे में।
क्या क्या शेप होंगी अकॉर्डिंग टू वीएससी पेयर थ्योरी। पहले बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। हमने कल बात की थी ना sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, ज्योमेट्री बताता है, ज्योमेट्री फिक्स रहती है, तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2, तो यहाँ पर BeCl2 की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, Be एक Cl यहाँ पर और दूसरा यहाँ, यानी कि लीनियर ज्योमेट्री होगी और इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ऐसा कब है, जब यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट हो। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, फॉर एग्जांपल BeCl2। और BeCl2 में मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में इजीली लोन पेयर प्रेजेंट नहीं रहते। अब बात करते हैं सेकंड आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s दो p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, जैसे फॉर एग्जांपल BF3, ठीक है, BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना सीखा था हमने, चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को फिर से। सबसे पहले दो मेथड देखे थे। तो फर्स्ट मेथड तो क्या था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, प्लस अगर सराउंडिंग एटम हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है या फिर हाइड्रोजन है, तो उनके लिए हम +1 इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 फ्लोरीन है तो एक के लिए +1, तो 3 के लिए +3 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 2 से। फॉर्मूला ये था ना कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अगर कोई मोनोवैलेंट एटम यानी कोई भी हेलोजन या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए उसमें जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उतना ऐड कर देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसमें प्लस कर देते, पॉजिटिव चार्ज होता तो इसमें से माइनस कर देते उस पॉजिटिव चार्ज को, और फिर डिवाइड बाय 2। तो ऐसा करने पर कितना आ रहा है, 3। अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, s1p2, तो टोटल हो गया ना 2 और 1 3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है ये तो हमने देख लिया, कल भी देखा था, राष्ट्र से देख लिया। अब इसकी शेप कैसी, ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, दोनों में से कौन सा कह दो, एक ही बात है। कैसी होती है ज्योमेट्री, कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन जाता है, आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन गया। और प्लेनर है मॉलिक्यूल तो इसको बोल देंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर। ऐसा कब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, sp2, और इन दो एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अब देख रहे हैं अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर। बट अगर इसमें क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, ये तो होती है ना ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री। अब देखो अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए, अभी देखो यहाँ पर बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है। अब अगर इन 3 बॉन्ड पेयर में से एक लोन पेयर आ जाए, यानी 2 बॉन्ड पेयर बच जाए और एक लोन पेयर आ जाए, तो उस कंडीशन में अब देखो ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही देखी जाती है। लोन पेयर आए चाहे बॉन्ड पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं होगा लोन पेयर आने से।
तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री है कि ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री भी चेंज नहीं होगी चाहे कितने ही लोन पेयर आ जाए। बट लोन पेयर आने से उस मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाती है। कैसे? अभी तक तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री थी ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 में, अब SO2 में क्या होता है, एक लोन पेयर आ जाता है। तो अब यहाँ पर तो दो ऑक्सीजन आ गए, बीच में सल्फर आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, बट अब शेप कैसी हो गई, शेप हो गई वी शेप। इसे हम बोलेंगे वी शेप या फिर बेंट यानी मुड़ी हुई शेप, तो इसे बोलेंगे बेंट शेप। तो ध्यान रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, वी शेप यानी वी आकार का, या फिर बेंट शेप, बेंट यानी मुड़ी हुई शेप। तो ये हमने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए देख लिया। अब देखेंगे sp3 के लिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो, पहली कंडीशन क्या है, अगर 0 लोन पेयर हो और कितने बॉन्ड पेयर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, 3 and 4, 4 एटम जुड़े हुए रहेंगे ना, तो 4 बॉन्ड पेयर। तो मतलब कि अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं एकदम सिंपल वाला, यानी कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक बात ध्यान रखना, बहुत ही पॉपुलर है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे CH4 हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सीख लिया है, तो डायरेक्ट करेंगे अब यहाँ पर हम। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे, यानी कोई लोन पेयर है नहीं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब ऐसा हो ना कि कोई लोन पेयर नहीं हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही हो, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ऐसा कब है, जब कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जांपल तो CH4 है। बट सेकंड केस क्या कह रहा है, अगर बॉन्ड पेयर 4 की जगह कितने हो जाए, 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाए, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो अब ज्योमेट्री इसकी शेप क्या हो जाएगी, लोन पेयर आते हैं क्या बोलेंगे, शेप बोलेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी तक तो चारों बॉन्डेड है, एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा हमेशा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, अमोनिया NH3। हम जानते हैं NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो ये तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। लोन पेयर को हमेशा ऊपर दिखाएंगे ऐसे। तो अब ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री तो वही टेट्राहेड्रल है, बट लोन पेयर आने से शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। कौन सी शेप बन गई, शेप बन गई पिरामिडल, पिरामिड की जैसी। आपने पिरामिड देखे होंगे, अगर ऐसे नहीं देखे तो कभी मूवीज पे टीवी पे देखा होगा, कुछ इस टाइप से तो होता है ना पिरामिड।
तो ये क्या बन गई, एक पिरामिडल शेप बन गई। अब हमने भी पढ़ा था ना कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो जब तक सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के रूप में थे तो जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट का था। जैसे एक लोन पेयर आया, अभी लोन पेयर क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को। तो प्रतिकर्षण होगा तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इनको इधर भेज रहा है, मतलब अपने से दूर कर रहा है इन इलेक्ट्रॉनों को। तो ये एटम थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। तो कितना हो जाता है, घट करके 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। केस थर्ड केस कह रहा है कि अगर दो लोन पेयर आ जाए तो, और एक बॉन्ड पेयर बच जाए, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर आ जाए तो क्या करेंगे। यानी अभी तक तो हम देख रहे थे कि चारों ही बॉन्ड पेयर है, तब तो टेट्राहेड्रल। चलो कोई बात नहीं, अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप कैसी होगी, पिरामिडल हो गई। बट अगर दोनों ही लोन पेयर, अगर दो लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये टेट्राहेड्रल शेप थी, एक लोन पेयर आया था तब तो ऐसा था, एक और आ जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब देखो ये रहा ऑक्सीजन और ये रहे इसके दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास अब दो लोन पेयर आ गए ना, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यानी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर आ जाते हैं तो उसकी शेप कैसी होती है, ये वी शेप बन गई। तो इसे बोलेंगे वी शेप या फिर बेंट शेप। ध्यान रखना, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर आ जाते हैं तो उस मॉलिक्यूल की शेप कैसे हो जाती है, वी शेप हो जाती है। ऐसा कब होगा, जब दो लोन पेयर आ जाए, उसे वी शेप भी बोल सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं वी आकार बन गया है कुछ इस प्रकार से, या फिर इसे बेंट यानी मुड़ी हुई शेप भी कह सकते हैं। अब एक लोन पेयर आने से ही जब बॉन्ड एंगल कम हो गया था, तो यहाँ तो दो लोन पेयर आ गए, तो दो लोन पेयर आने से तो और भी कम हो जाएगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री पर आ जाता है। तो ये हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एग्जांपल है CH4 बेस्ट एग्जांपल। अगर एक लोन पेयर आ जाए टेट्राहेड्रल के अंदर तो शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, पिरामिड के जैसी। एग्जांपल है अमोनिया। अगर दो लोन पेयर आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो शेप कैसी हो जाएगी, वी शेप या फिर बेंट शेप। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि CH4 अमोनिया वाटर तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हुए भी तीनों की शेप अलग अलग होती है और तीनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर VSC थोड़ी ने दे दिया। ऐसा क्यों होता है भाई, इसका CH4 की शेप यानी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल ज्यादा है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन एक लोन पेयर आते ही शेप कैसी हो गई, पिरामिडल हो गई और बॉन्ड एंगल कम होकर के 107 डिग्री पहुंच गया। और अगर दो लोन पेयर आ जाते हैं जैसे कि वाटर में, तो शेप और भी कैसी हो जाती है, वी शेप हो जाती है, बेंड इन मुड़ जाते हैं मॉलिक्यूल्स और इनका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री पर पहुंच जाता है। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, हम जानते हैं ना sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन केस में दो टाइप की ज्योमेट्री पढ़ी थी, एक ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, एक स्क्वायर पिरामिडल। अब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल तो कब होगी, जब सेंट्रल एटम का साइज छोटा हो, और
स्क्वायर पिरामिडल कब होगी, जब सेंट्रल एटम का साइज क्या हो, बड़ा। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है, यानी 5 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं, उस कंडीशन में ज्योमेट्री क्या होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब जब यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों, क्योंकि P छोटे आकार का है ना सेंट्रल एटम, इसलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे, ये तो बन गया एक ट्रायंगल, और बाइपिरामिडल कैसे, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, शॉर्ट में से TBP भी कह देते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में DTPB। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया PCl5। लेकिन सेकंड केस क्या कह रहे हैं, तो फर्स्ट केस था कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो क्या होगा। तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो जाएंगे, 4, और एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, एग्जांपल देख सकते हैं हम, SF4। ठीक है, SF4 हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी देख सकते हैं आप। सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 4 फ्लोरीन का, डिवाइड बाय 2 टोटल आ जाएगा 5। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 5 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। अब आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा आइडिया इस तरह से भी लगा सकते हो कि सल्फर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में तो सेंट्रल एटम से 5 एटम जुड़े हुए रहने चाहिए, बट यहाँ पर तो कितने एटम जुड़े हुए हैं, सिर्फ 4। इसका मतलब यहाँ पर एक एटम की जगह खाली है ना, उस जगह पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो अगर एक लोन पेयर आ जाए ना, तो स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी वो देखते हैं, शेप किस प्रकार की होगी। तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। देखो ये तो होती है इसकी एक्सियल पोजीशन, इन दो को तो बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और ये 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। हमेशा ध्यान रखना, एक्सियल बॉन्ड जो है वो लंबा होता है और इक्विटोरियल बॉन्ड छोटा होता है। ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है ना, ये तो छोटे हैं, और एक्सियल बॉन्ड जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर तो आपको 5 जगह दिख रहे हैं, अब एक लोन पेयर कौन सी जगह पे आएगा। तो ध्यान रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर है, तो हमेशा लोन पेयर कहाँ पर आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे आएंगे, कभी भी एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं आएंगे। लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशंस पर ही आएंगे। एक लोन पेयर है, लगा दीजिए यहाँ पर, और ये F एटम है। अब मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है, क्या आपको K शेप दिख रही है इसकी, ये देखो K शेप। ठीक है, इसे बोलते हैं सीसा या फिर K शेप। मोस्ट तो सीसा शेप के नाम से फेमस है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाता है, तो उस मॉलिक्यूल की शेप सीसा शेप बन जाती है। सीसा मतलब K शेप, इंग्लिश का जो K वर्ड है ना, वैसी शेप बन गई। ऐसा कब हुआ, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आया। और हमेशा ध्यान रखना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड है दोनों, और ये 3 इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है,
और हमेशा लोन पेयर कहाँ आता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशंस पर ही आते हैं। तो एग्जांपल देख लिया सब 4। थर्ड है कि अगर दो लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, अगर दो लोन पेयर आएंगे तो अभी देखा था कि लोन पेयर आएंगे कहाँ, इक्विटोरियल पोजीशन पे। एक लोन पेयर इधर आ गया, अगर लोन पेयर दो आ जाए तो वो दोनों इस पोजीशंस पे आ जाएंगे। एग्जांपल है ClF3। ClF3, अब देखो अभी हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी ना इसको सीखने की, कैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो टोटल कितने एटम्स है, देखो यहाँ पर 1 3 4 1 5, यानी टोटल कितने एटम जुड़ने चाहिए सेंट्रल एटम से, 5, तभी उसको sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम से 5, सेंट्रल एटम किसको कहा था हमने, जो नंबर में सिर्फ अकेला हो उसे सेंट्रल एटम कहते हैं, और जो एटम बहुत सारे होते हैं ना उनको हम सराउंडिंग यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ पाए जाने वाले एटम कहते हैं। तो अगर हमारे पास सराउंडिंग एटम 5 है, इसका मतलब तो उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट अगर सराउंडिंग एटम 4 ही है, इसका मतलब होने कितने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे ना sp3d के लिए। अब इसका मतलब एक ही जगह खाली है तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। अब यहाँ पर ClF3 ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इससे सिर्फ 3 एटम जुड़े हुए हैं। भाई sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, टोटल कितने होने चाहिए एटम, 5, यहाँ पर तो 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब 2 की जगह क्या है, खाली है, उन 2 जगह पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो ये रहा क्लोरीन, ये हमें पहले इस टाइप से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना देते हैं। ठीक है, अब अगर 2 लोन पेयर है तो कहाँ पर आएंगे, इक्विटोरियल पे, एक इस इक्विटोरियल पोजीशन पे, एक इस इक्विटोरियल पोजीशन पे, और ये 3 फ्लोरीन जुड़ गए। तो अब आप देख सकते हैं शेप कैसी बन गई। अगर मैं इन 2 लोन पेयर को ऐसे छुपा दूं तो आप देख सकते हैं ना ये टी शेप बन गई, कुछ इस प्रकार से टी शेप, तो इसे बोलते हैं टी शेप। तो ध्यान रखना कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो शेप सीसा होती है, एग्जांपल SF4। लेकिन अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसी हो जाएगी, टी शेप, इंग्लिश के टी के जैसी। एग्जांपल है ClF3। तो ये हमने sp, sp2, sp3 और sp3d देख लिया। अब देखते हैं sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो जब एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलता है वो होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल केस 1। तो अब देखो आप थोड़ा सा जिनको पहचाना देखो स्टार्ट कीजिए, जितने यहाँ पर आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं ना उतने ही क्या होंगे, सेंट्रल एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो यानी उतने ही बॉन्ड बनेंगे, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, एक s, तो 1 3 4 2 6, यानी sp3d2 में टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 बॉन्ड बनेंगे ना। तो फर्स्ट केस है कि अगर सारे 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है तो उस कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और उसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है चलिए देखते हैं। एग्जांपल है SF6। चेक करो भाई, पहले देख के भी चेक कर सकते हो कि भाई लोन पेयर है या नहीं। तो क्या आपको 6 एटम्स दिख रहे हैं क्या मेटल एटम के चारों तरफ, फिर मेटल एटम तो बीच में आ जाएगा ना, इसकी चारों तरफ कौन रहेंगे, सराउंडिंग एटम, जो ये नंबर में ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर 6 एटम दिख रहे हैं इसका मतलब तो लोन पेयर एक भी नहीं है। हाँ भाई SF6 6 फ्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है।
ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी ज्योमेट्री। कैसे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये एस सेंटर में तो एस आ जाएगा, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे और 4 फ्लोरीन चारों कॉर्नर्स पे। इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये कुछ इस प्रकार से जो ज्योमेट्री होती है उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल हो गया सब 6, जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई। केस सेकंड क्या कह रहा है, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो चलो 5 बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या आ गया लोन पेयर, 6 में से 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या आ गया लोन पेयर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। एग्जाम्पल है ClF5। मॉलिक्यूल को देखो अच्छे से, क्लोरीन तो आपको ये पता ही है कि जो नंबर में 1 है वो तो कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा, उससे तो वो इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। देखो इन 5 को, यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं 5, भाई sp3d2 में तो कितने चाहिए होते हैं हमें, ऑक्टाहेड्रल के लिए तो 6 चाहिए होते हैं एटम, यहाँ पर तो कितने हैं 5, यानी एक की जगह खाली रहेगी ना एक बॉन्ड की, तो अब उस एक बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। अब जैसे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में देखा था कि लोन पेयर कहाँ आता था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता था ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे जो बॉन्ड है वो इक्वल है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल में जब भी लोन पेयर आएंगे ना तो सिर्फ 2 ही जगह आ सकते हैं, इन दोनों पोजीशंस पे, ठीक है। कभी भी इन पोजीशन पे लोन पेयर नहीं आएंगे, ये पोजीशन फिक्स्ड है। लोन पेयर कहाँ आएंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे वाले बॉन्ड की जगह पे। तो कैसे बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, फ्लोरीन बीच में, पहले तो प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल बना लिया। अब पता ना लोन पेयर कहाँ लगाना है, या तो ऊपर लगा दो या फिर नीचे लगा दो, तो हमने लगा दिया ऊपर। बाकी के जो 5 फ्लोरीन है उनको शो करवा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गई ClF5 की शेप। अब ये ऑक्टाहेड्रल नहीं रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर नहीं होता तो ऑक्टाहेड्रल थी, लोन पेयर आने से इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये बन गया स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर किसको कहते हैं, ये जो आपके सामने ये बॉक्स सा बना है ये तो स्क्वायर है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर, यानी लोन पेयर एक पिरामिड की तरह काम कर रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो ध्यान रखना, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर हमेशा कहाँ किस किस पोजीशन पे आ सकते हैं, या तो ऊपर वाली पोजीशन पे या फिर नीचे वाली पोजीशन पे। तो अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल से क्या बन जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगी, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। थर्ड केस देखते हैं। अब मैक्सिमम कितने लोन पेयर आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, एक तो आ गया, एक और आ जाएगा। अब भाई बॉन्ड पे 6 की जगह कितने हो जाए, 4 हो जाए, क्यों, क्योंकि अब 2 क्या आ गए लोन पेयर। तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर आ जाए, अब ज्योमेट्री इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, देखते हैं। तो चलो एग्जांपल के साथ देखो इसको। तो 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एग्जाम्पल कौन सा है, XeF4। खुद भी देख सकते हैं, जिनोन सेंट्रल एटम है भाई, ये तो टोटल कितने एटम जुड़ रहे हैं, 4। भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, टोटल 6 एटम जुड़ने चाहिए थे इसके साथ, पर 4 ही जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 2 की जगह क्या है खाली, तो वहां 2 क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। अभी हमने बात की थी कि स्क्वायर जो पोजीशन है वहां पर लोन पेयर नहीं आएंगे, लोन पेयर या तो ऊपर की साइड आएंगे या फिर नीचे की साइड। तो यहाँ पर ये जिनोन पहले तो प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल शेप बना लो, चारों फ्लोरीन स्क्वायर पोजीशन पे रख दो। अब एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, तो ये कैसी शेप बन गई, ये बन गई स्क्वायर प्लेनर।
कौन सी शेप बोलेंगे, इसे हम स्क्वायर प्लेनर। देखो स्क्वायर प्लेनर क्यों कहा, क्योंकि दो तो लोन पेयर आ गए, लोन पेयर आने से जो एटम है चार, वो चारों स्क्वायर पे चलेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर बन गई, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाते, एग्जांपल के है ClF5। और अगर दो लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, एग्जांपल है XeF4। हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट देखते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s 3 p 3 d ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लोन पेयर आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब देखते हैं। केस वन क्या कह रहा है कि अगर सेवन तो क्या है, बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने एटम जुड़े हुए रहने चाहिए, 1 3 4 3 7। हाँ, तो अगर 7 बॉन्ड बन रखे हैं, 7 बॉन्ड पेयर हैं, तब तो ज्योमेट्री कैसी होगी, सिंपल होगी, जो कि होती है sp3d3 की। फॉर एग्जाम्पल है इसका IF7। देखो आयोडीन के साथ यहाँ पर 7 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, इसका मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो उस कंडीशन में sp3d3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बनाते कैसे, सबसे पहले तो एक पेंटागोनल बना लो, इस प्रकार से बनता है पेंटागोन। 1 2 3 4 5 5 कोनों वाली जो स्ट्रक्चर है उसे पेंटागोनल कहते हैं। तो यहाँ पर ये 5 क्लोरीन आप लगा दो। अब बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इसे कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल क्यों कहा, क्योंकि 5 तो कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर है, 2 पिरामिड बन गए, एक ऊपर और एक नीचे, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसे शॉर्ट में PPB भी कहा जाता है। तो ऐसा कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो। एग्जांपल है IF7। कंडीशन सेकंड क्या है, अगर बॉन्ड पेयर तो 6 हो जाए और एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं, एग्जांपल है XeF6। अब ध्यान से देखिए, XeF6 मतलब होने तो कितने चाहिए थे, टोटल बॉन्ड 7, पर यहाँ पर कितने हैं 6, इसका मतलब एक जगह खाली ना, वहां पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अब लोन पेयर यहाँ किस पोजीशन पे आए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल से। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सियल पोजीशन है ना, ये इन यहाँ पर रिपल्सन कम है, और इक्वेटोरियल पोजीशन देखो सारे पास पास है ना, तो यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा है। इसलिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो एक्सी एक्सिस कैसे दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। ये हो गई XeF6 की
स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, ये दिख रही है पेंटागोनल तो है, बट यहाँ पर एक लोन पेयर आने से स्ट्रक्चर थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई, तो आप इसे डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल भी कह सकते हो। तो लोन पेयर आई है, तो आप इसको कह सकते हो पेंटागोनल पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दोनों ही फॉर्म सही है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर 5 बॉन्ड पेयर हो और अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, एग्जांपल है इसका। देखो टोटल कितने एटम होने चाहिए थे, 7, तो यहाँ पर तो 5 ही है, इसका मतलब 2 की जगह खाली है। अब उन 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे, दोनों पोजीशंस पे। तो ये तो रहा Xe, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, और ये 5 कॉर्नर्स पर क्या आ जाएंगे, 5 फ्लोरीन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनकर है इसे बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर। पिरामिडल क्यों नहीं बोला, क्योंकि पिरामिडल बचा ही नहीं। क्योंकि दोनों ही पिरामिड पर तो क्या गए, लोन पेयर, तो बन गया पेंटागोनल प्लेनर। ये हमने देखी वीएसईपीआर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें ये बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री तो सबकी सेम होगी, बट लोन पेयर आने से उनकी शेप क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसी के साथ वीएसईपीआर थ्योरी होती है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में, आपकी इच्छा हो वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आगे बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाएंगे, केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट को इजी वे में समझेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।